नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल और मानव भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा था तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय मुख्य रूप से कौन से होते हैं? तो हमने बात की कि तृतीयक व्यवसाय होते हैं व्यापार, परिवहन और संचार। ये तीन चीजें होती हैं। तो हमने परिवहन और संचार को पढ़ दिया। अभी हमारे पास बचा है व्यापार और आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है, व्यापार। आज हम बात करेंगे व्यापार से संबंधित। तो सबसे पहले आप बताओ व्यापार होता क्या है? एक्चुअली व्यापार क्या होता है? वस्तु या सेवा। आप ये भी बात समझे कि आप कोई सेवा दे रहे हो, किसी कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो, किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, तो आप अपना ज्ञान उनको दे रहे हो और उसके बदले आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। ये भी व्यापार है, ये भी व्यापार है। व्यापार का अभिप्राय होता है वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से आदान प्रदान। इसके लिए दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है ये कोई एक वस्तु बेचना चाहता है तो दूसरा उसको खरीदना चाहता है। आप अपना ज्ञान बेचना चाहते हो, दूसरा उसको खरीदना चाहता है। अभी मैं अपनी भूगोल का ज्ञान बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हो, यह भी एक व्यापार है, ये बिल्कुल व्यापार है। तो आपको याद रखना है केवल वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार नहीं होता, व्यापार में सेवाओं का आदान प्रदान भी होता है। दूसरी बात, व्यापार के लिए दोनों पक्षों को समान रूप से लाभदायक होना जरूरी है। मतलब व्यापार जो है वो दोनों पक्षों को लाभ दे, तब उसको व्यापार कहते हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हो ये आपके लिए भी लाभदायक है और मेरे लिए भी लाभदायक है, तभी तो ये व्यापार है। ओके, अब बात आती है स्टार्टिंग के दौर की, शुरुआत करते हैं। जब मनुष्य आदिवासी था, जंगलों में रहता था, तब भी व्यापार करता था, लेकिन तब व्यापार करने का तरीका अलग था। तब मनुष्य जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु ज्यादा हो जाती थी वो वस्तु उसको बेचता था। लेकिन जैसे मान लो एक कुम्हार घड़ा बनाने वाला घड़ा बना रहा है और वो घड़ा बेचना चाहता है। अब इस कुम्हार को चाहिए खाने के लिए गेहूं, तो ये ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जिसके पास गेहूं ज्यादा हो, जो इस कुम्हार को दे दे, और उस गेहूं बेचने वाले को घड़ा चाहिए, क्योंकि उसमें मुद्रा तो थी नहीं। तो वस्तु को वस्तु से विनिमय करना होता था, एक्सचेंज करना होता था। और इस एक्सचेंज के लिए सबसे जरूरी था कि आपके पास जो वस्तु अधिक है, दूसरे के पास वो वस्तु अधिक होनी चाहिए जो आपको चाहिए, साथ में उसको उस वस्तु की भी जरूरत हो जो आपके पास ज्यादा है, तब जाके व्यापार होता था। और यह व्यापार बड़ा मुश्किल था क्योंकि दोनों तरफ से समान आवश्यकता वाले व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। अब बात करें, धीरे धीरे मुद्रा आई, पैसा आया, बहुमूल्य धातुएं आई, सोना चांदी आया और व्यापार सस्ता हो गया, आसान हो गया। सस्ता नहीं, आसान हो गया। और अभी तो व्यापार बहुत आसान हो गया। आपको क्या चाहिए? आपको अपना गेहूं सरसों बेचना है, ऐसे व्यक्ति को बेच दो जो आपको पैसा दे दे। फिर आपको जो भी खरीदना है, घड़ी खरीदनी है, मटका खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, उसको जाओ पैसे दो और आप वो चीज खरीद लो। तो आजकल तो व्यापार बहुत आसान हो गया। अभी अच्छा, आज भी विनिमय व्यवस्था कहीं है क्या? तो यदि भारत की बात करें तो भारत में एक मेला लगता है जिसका नाम होता है जोन बील मेला। जोन बील मेला ये गुवाहाटी असम से 35 किलोमीटर दूर जोगी रोड स्थान है, वहां पे लगता है। और ये संभवतः, ऐसा हम भी नहीं करे, किताब भी नहीं करी, ये संभवतः वर्तमान में भारत का एकमात्र वस्तु विनिमय मेला है जहां वस्तुओं के बदले आज भी वस्तु एक्सचेंज की जाती हैं। आज भी वस्तुओं के बदले वस्तु एक्सचेंज की जाती है। विश्व लेवल पे तो एस्किमो आज भी वस्तु विनिमय करता है, और भी बहुत सारे लोग जैसे पिग्मी भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोग वस्तु विनिमय करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कहीं है नहीं। अभी एक ही प्रमाण है, जोन बील मेला, जहां वस्तुओं का विनिमय होता है। तो आपको पता चला व्यापार क्या है। सबसे पहली बात, व्यापार एक प्रमुख तृतीयक क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप है, बिल्कुल सही बात है। ये एक क्रियाकलाप है, ये एक एक्टिविटी है। हाँ जी,
अब आपको पता होना चाहिए व्यापार का मतलब क्या होता है। व्यापार का अर्थ, व्यापार का अर्थ क्या होता है? तो व्यापार का अर्थ होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान। वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान। यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि मैंने वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं भी लिखी है। सेवाओं का आदान प्रदान भी व्यापार कहलाता है। हां, अगली बात, व्यापार के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है। दो पक्षों का होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है भी। दो पक्ष नहीं होंगे तो व्यापार करोगे किसके साथ? एक पक्ष कोई वस्तु बेचता है तथा दूसरा पक्ष वह वस्तु खरीदता है। अच्छा, तभी ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। अगली बात, व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए लाभदायक होता है। अच्छा, जब तक दोनों के लिए लाभदायक नहीं होगा तब तक व्यापार होगा ही नहीं। आप कोई वस्तु बेचना चाहते हो तो अपने लाभ में ही बेचोगे। आपको हानि हो रही तो आप क्यों बेचोगे? सामने वाला जो खरीद रहा है उसको भी लाभ हो रहा है तभी वो खरीदेगा, नहीं तो वो आपकी वस्तु खरीदेगा ही नहीं। तो दोनों के लिए लाभदायक होता है। आप ये भी कह सकते हो दोनों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। समान रूप से लाभदायक होता है, दोनों को फायदा होना होता है, किसी एक को फायदा नहीं होना। हाँ, अगली बात, आदिम समाज में व्यापार की शुरुआत विनिमय व्यवस्था से हुई। अच्छा, विनिमय व्यवस्था क्या होती है? मतलब वस्तु के बदले वस्तु। आप इसको एक वस्तु दे रहे हो, सामने वाला आपको बदले में वस्तु ही देगा, ये होती है विनिमय वस्तु। इसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, मतलब आपको फिजिकली एक्सचेंज होगा, पैसा नहीं होगा, उसमें वस्तु होगी। अब आपको आज भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे एक जॉन बील मेला लगता है। जॉन बील मेला, ये जॉन बील मेला लगता कहां है? तो अभी मैंने आपको बताया था जनवरी माह में लगता है। जनवरी माह में गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर एक स्थान का नाम है जोगी रोड में भारत का एकमात्र वस्तु विनिमय मेला लगता है। अच्छा, इसके अलावा भारत में कहीं और ऐसी सुविधा है तो आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते। संभवतया यह भारत का एकमात्र वस्तु विनिमय मेला है। हाँ,
इसके अलावा नहीं होती। हो सकता है अपने अड़ोसी पड़ोसी से तो आप बदल लो कि एक कट्टा आप गेहूं ले लो, आपको गेहूं चाहिए, मुझे बाजरा दे दो, लेकिन ऐसा मेला नहीं लगता कहीं पे भी, और कहीं ऐसा है नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको पता होना चाहिए रुपए व मुद्रा आने के बाद व्यापार आसान हो गया। आसान हो गया, सही कह रहे भी, व्यापार आसान तो नहीं था। क्यों होना था? तो आप समझ गए कि अब किसी को, आपको वो व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसको जो वस्तु आपको बेचनी है उसको वो चाहिए, ऐसा व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी अपनी वस्तु बेच दो, जिसको भी बेचोगे आपको उसके बदले पैसा दे देगा, उस पैसे से आप कोई दूसरी वस्तु खरीद लो। तो अभी तो बहुत आसान हो गया, पहले ऐसा नहीं था। हाँ, अभी आप अगली बात पे चलेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अच्छा, व्यापार की जरूरत क्यों पड़ी, ये बताओ, व्यापार की जरूरत क्यों पड़ी? व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक भी कह सकते हैं, को प्रभावित करने वाले कारक। एक ही बात है, आपसे पूछ लिया जाए कि व्यापार की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा भाई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मान लो और व्यापार मान लो, कोई भी व्यापार है, तो एक तो किसी के पास भी जितनी उसकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं सबका उत्पादन तो होना नहीं है, आज से नहीं कभी से ही नहीं हुआ। कोई भी किसान है, वो मान लो अपने खेत में खाने की चीजें तो उगा लेगा, लेकिन उसको पहनने के लिए कपड़ा, बर्तन, कोई सोने के लिए चारपाई, कोई और वस्तुएं, ये तो किसी और से लेनी पड़ेंगी। तो हमारे पास क्या होता है, सब वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, इसलिए हमें व्यापार की जरूरत होती है। अभी हम जो है ना, यहां क्या करेंगे, अब यहां हम सीधा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चले जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के व्यापार का हमें कोई मतलब होता नहीं है। तो हम यहां एक ये वर्ड लगा देते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। जब आप किसी क्षेत्र विशेष के व्यापार की बात करोगे तो भी ये सेम रहेंगे कि राजस्थान हरियाणा से कोई चीज खरीदे तो क्यों खरीदे, राजस्थान और हरियाणा के बीच में व्यापार होता है तो किस चीज का व्यापार होगा? तो बेटा कॉमन सेंस है, मान लो राजस्थान हरियाणा से चावल खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? क्योंकि हरियाणा में चावल कम उत्पन्न होता है, सॉरी राजस्थान में चावल कम उत्पन्न होता है। हरियाणा राजस्थान से बाजरा खरीदेगा क्योंकि हरियाणा में बाजरा उत्पन्न नहीं होता। दूसरी बात देखो, राजस्थान को हरियाणा से चीनी या गुड़ खरीदना पड़े क्योंकि यहां गन्ना उत्पादन नहीं होता। तो ये सब किस लिए होता है, ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, वो ये है, प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता का होना। प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता का होना। अब ये आपको क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की भिन्नता है। अच्छा एक बात देखो, ये मान लो आपका पश्चिमी यूरोप या इंग्लैंड है और ये आपका भारत है। अच्छा, भारत से पश्चिमी यूरोप क्या जाएगा? आप सोचो, पश्चिमी यूरोप को चीनी चाहिए तो वो चीनी लेगा, यहां से भारत से चीनी जाएगी साहब। क्यों जाएगी? क्योंकि चीनी गन्ने से बनती है, और पश्चिमी यूरोप जो है वो शीतोष्ण कटिबंध का देश है, वहां गन्ना उत्पन्न ही नहीं होता, तो चीनी किसकी बनाएंगे? आप बताओ, चाय चाहिए, आप बताओ कहवा चाहिए, तो ये दोनों फसल भी इनको यहां से खरीदनी पड़ेगी। क्यों खरीदनी पड़ेगी? क्योंकि चाय और कहवा पश्चिमी यूरोप में तो उत्पन्न हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता साहब? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। अब ये चीजें तो पश्चिमी यूरोप में नहीं होती। अब हमारे तो भारत में चलो क्या है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वो ठंडे प्रदेश हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो उष्ण कटिबंध में, तो उनको ठंडे प्रदेशों में उत्पन्न होने वाली वस्तु तो मंगवानी पड़ेगी। अब कोई ठंडे प्रदेश में कोई रहता है, उसको केला चाहिए, अब केला तो केवल उष्ण कटिबंध में उत्पन्न होगा, तो उसको मंगवाना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व में
भौतिक संरचना मतलब पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु की भिन्नता, कृषि उत्पादों की भिन्नता। किसी देश में चाय उत्पन्न होती है, किसी में गन्ना उत्पन्न होता है, किसी में कौवा उत्पन्न होता है, किसी में चावल उत्पन्न होता है, किसी में बाजरा उत्पन्न होता है, किसी में मक्का उत्पन्न होती है। अब सब चीजें अलग अलग देशों में उत्पन्न होती हैं और चाहिए सबको, तो फिर उनको व्यापार करना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता का होना। तो आप देखेंगे विश्व में भौतिक संरचना, जलवायु, मिट्टी, वर्षा, और भी आप कोई वर्ड लगा सकते हो कि भिन्नता पाई जाती है, कि भिन्नता पाई जाती है, जिससे सभी देशों में उत्पादित होने वाली वस्तुओं में भिन्नता पाई जाएगी या भिन्नता मिलती है। जैसे आप देखेंगे ठंडे देशों में चावल, चाय, कहवा और गन्ना यानी कि चीनी उत्पन्न नहीं होगी। उन्हें ये सब उष्ण या उपोष्ण कटिबंध के देशों से आयात करना होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब जैसे कपड़ा प्रत्येक देश को चाहिए, परंतु कपास केवल उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध के देशों में उत्पन्न होगी। सही बात है। अब उन्हें तो दूसरे देशों से मंगवानी ही पड़ेगी, ये बिल्कुल सही बात है। आप कितनी बात लिख लो इसमें, चाहे क्या है ये, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता है। आपको अपने दिमाग को काम लेना है कि कोई भी ऑप्शन दिया है वो वहां व्यापार को प्रभावित करता है कि नहीं करता है, ये आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। बहुत मुश्किल चीजें हैं नहीं, बातें क्लियर है। हाँ, प्राकृतिक संसाधनों का भिन्नता का होना। मान लो कोई देश है उसमें लोहा निकलता है, तांबा नहीं निकलता, तो चिल्ली से उसको तांबा मंगवाना ही पड़ेगा। अब ब्राजील में ज्यादा लोहा निकलता है तो ब्राजील से लोहा मंगवाना ही पड़ेगा। किसी देश में सोना ज्यादा निकलता है तो वो सब देशों को सोना बेचेगा। किसी देश में चांदी निकलती है वो सबको चांदी देगा। तो ये सब अलग अलग बातें हैं, ये संसाधनों की भिन्नता के कारण ऐसा होता है। नंबर 2 आप देखिए, जनसंख्या कारक। अच्छा, अब काम की बात यह है कि प्रत्येक देश के लोग अलग अलग कार्य करने में निपुण होते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के लोग मूर्ति बनाने में, पत्थर को काट काट के उसका कोई भी डिजाइन बनाना है, इसमें बहुत प्रसिद्ध है। अब ईरान की बात करें, ईरान के लोग कालीन बनाने में प्रसिद्ध हैं। चीन के लोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में प्रसिद्ध हैं। इंडोनेशिया में छींटदार वस्त्र जो है वो बहुत अच्छा बनता है। अब जो अच्छा बनेगा, बाकी सबको वो चीज चाहिए तो वो वहां से चली जाएगी। ये जनसंख्या की योग्यता, कौशल
कौशल में अंतर है। अब भारत में मान लो डॉक्टर अच्छे बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छे बनते हैं, तो वो अमेरिका चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि अमेरिका में डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन अच्छे नहीं बनते ना, भारत में अच्छे बनते हैं। तो ये सब भी इसका एक जनसंख्या का कारण है। विश्व में जनसंख्या के वितरण मांग एवं आपूर्ति में अंतर होता है, जिससे व्यापार की जरूरत होती है, व्यापार की आवश्यकता होती है। ये तो मैंने सामान्य सी बात लिखी है कि मान लो कोई देश है, उसमें जनसंख्या ज्यादा है, वहां गेहूं उत्पादन कम होता है, चावल उत्पादन कम होता है। कोई देश है वहां चाय का प्रोडक्शन कम होता है, खपत ज्यादा है, तो फिर उसको व्यापार करना ही पड़ेगा, है ना। अब ओरिजिनल बात लिखूंगा। सांस्कृतिक दशाएं, ये होता है कि कोई अपने कल्चर से क्या सीखता है। सांस्कृतिक दशाएं मानव का कौशल, क्षमता, तार्किक सोच, सबकी सोच अलग अलग है, ये सब में अंतर तो होता ही है। तभी एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है कि इंजीनियर बन जाता है, कुछ नहीं बनता। तो सांस्कृतिक दशाएं मानव का कौशल, क्षमता, तार्किक सोच आदि में भिन्नता भी व्यापार को जन्म देती है। आदि में भिन्नता भी व्यापार को जन्म देती है। आपको याद रखना है कैसे। चीन के लोग ऐसे लिखेंगे, चीन के लोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, हाँ, ईरान के लोग कालीन बनाने में, बिल्कुल कालीन बनाने में, इंडोनेशिया के लोग छींटदार वस्त्र बनाने में, राजस्थान के लोग हैंडीक्राफ्ट व पत्थर की मूर्तियां बनाने में विश्व प्रसिद्ध है। अब मान लो किसी को, हरियाणा के व्यक्ति को क्या चाहिए, पत्थर की मूर्ति चाहिए, तो उसको राजस्थान से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में ऐसे लोग ही नहीं होते। कहने का मतलब मेजोरिटी में नहीं होते, एक आध तो कोई हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी में नहीं होता, ये विशेष बात है। राजस्थान में आप थोड़े आगे जाओगे तो हर चौथा व्यक्ति इस चीज से संबंधित मिल जाएगा। तो आपको ये सब चीजें व्यापार को बढ़ावा देती है। आप अगली बात को देखिए, 3 नंबर, विकास की अवस्था। आप एक बात देखेंगे, ये एक देश है भारत, ये एक देश है जापान। लिखने से ज्यादा ऐसे समझ में आ जाएगा। अच्छा, आज से 10-20 साल पहले चले जाओ तो यहां से लोह एस्क खान से निकला हुआ लोहा निकला, जापान को भेज दिया। फिर हमें जापान क्या देता था पता है क्या? जापान हमें क्या देता था? जापान हमें देता था इस्पात यानी कि स्टील व मशीन। मतलब हमारे वाले लोहे को, जो हमारे यहां से लोहा गया, उसी से हमें इस्पात और मशीन बना के वापस दे दी। क्यों? क्योंकि हमारे लोहे के प्लांट नहीं थे, क्योंकि इन दोनों देशों में विकास में अंतर था, इन दोनों के डेवलपमेंट में अंतर था।
बिल्कुल। अब और क्या लिखा हूं इसमें, और लिखवाने की जरूरत ही नहीं होती। परिवहन का विकास। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है? परिवहन का विकास, इस बात का क्या मतलब है? तो आपको एक बात का पता है, अच्छा पहले जब परिवहन के साधन नहीं होते थे तब ज्यादा व्यापार नहीं होता था। जल परिवहन के विकास ने, जल परिवहन के विकास ने अंतरराष्ट्रीय विकास को, अंतरराष्ट्रीय विकास को बढ़ावा दिया, बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही बात है भी। जब तक जल परिवहन का विकास नहीं हुआ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ज्यादा संभव नहीं हुआ। आप आज इंग्लैंड से कोई गाड़ी से भारत में कोई वस्तु लाओ तो उस पर इतना किराया लग जाएगा, वो वस्तु क्या हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी, उसकी मितव्ययिता बढ़ जाएगी, उसके ऊपर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है ना। और आजकल एक और फर्क हो गया, उससे भी व्यापार का फर्क पड़ता है, पूंजी निवेश में वृद्धि, पूंजी निवेश में वृद्धि। आजकल एफडीआई वगैरह नहीं हो गए क्या, तो उससे भी फर्क पड़ गया व्यापार में। इवन इन सब बातों को छोड़ के सीधा मैं एक काम की बात लिख देता हूं, नोट। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल कारण, मूल कारण क्या है? वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण। मूल कारण वैश्वीकरण है, मतलब ग्लोबलाइजेशन के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है। आपको एक शब्द में उत्तर देना हो तब तो वैश्वीकरण है, और नहीं, मैंने जितनी बातें बताई वो सारी काम की थी, कोई भी बात ऐसी थी नहीं जो काम की नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, आपको पता हो तो। हाँ ठीक है, ओके, बात पूरी होगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे व्यापार के पक्ष की। हाँ, व्यापार के पक्ष की बात करेंगे। व्यापार के पक्ष। हाँ, हमारी एक बार शोरी भी, क्षमा चाहता हूँ, बीच में एक फ़ोन आ गया था। अब ये फ़ोन रुकता नहीं है, कई बार बहुत ज़रूरी होता है तो उठाना भी रहता है, नहीं तो मैं खैर नहीं उठा था। एक सेकंड के लिए आप लोग वेट करें थोड़ा सा। हाँ, हम बात शुरू करें, अगली बात पे चले। व्यापार के पक्ष की हम बात करेंगे। तो व्यापार के पक्ष का पहला काम होता है व्यापार का परिणाम।
अच्छा, व्यापार का परिणाम होता क्या है? ऐसे देखें तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बोलेंगे इसको, परिमाण, परिमाण बोलते हैं भाई, परिणाम लिख दिया हमने, परिणाम तो रिजल्ट होता है, परिमाण बोल रहे हैं, परिमाण, व्यापार का परिमाण, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होता क्या है? व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल, वजन और मूल्य ही व्यापार का परिमाण होता है। ये वाली बात होती है, मतलब आपने कितने रुपए का व्यापार किया। एक्चुअली आजकल रुपए से मापते हैं, ये वेट से कोई नहीं मापते, क्योंकि वेट में तो हीरा आपने बहुत कम भी व्यापार कर लिया तो भी सबके बराबर हो जाएगा। हाँ, तो व्यापार की गई वस्तुओं, व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल, वास्तविक तोल, तोल हम किसको कहेंगे? वजन को। वास्तविक तोल, वजन क्या कहलाता है? परिणाम कहलाता है। वास्तविक तोल एवं व्यापार की गई वस्तुओं का मूल्य, व्यापार का परिमाण कहलाता है। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होती है ना। हाँ, और ये बात समझ में, ये तो कोई बहुत मुश्किल थी नहीं। अच्छा, दूसरा होता है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब, वैसे हमारे हिंदी में तो लिखा होता है इसका बड़ा अजीब सा नाम, व्यापार परखंडीय संयोजन। हमारी किताब में लिखा है एनसीईआरटी में, व्यापार परखंडीय संयोजन, क्योंकि बेटा हिंदी में तो नाम एनसीईआरटी से ही आना है उठ के सीधा सीधा, तो व्यापार परखंडीय संयोजन। इसको इंग्लिश में कंपोजिशन ऑफ डाटा कहते हैं, और कंपोजिशन को तो हम समझते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किन किन से मिलकर बना है? गैस, जलवाष्प, धूलकण, ऐसे। तो इसमें भी यही होता है कि कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है इसमें व्यापार की गई वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। यह वाली बात है, वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। हाँ, विश्व के विभिन्न भाग व्यापारिक दृष्टि से बदलते रहते हैं। अच्छा, एक बात और बताता हूं आपको, सीधी सीधी, बदलते रहते हैं। जैसे मान लो पिछली साल भारत ने कोई और वस्तु व्यापार की, इस साल कोई और वस्तु व्यापार कर ली, तो ऐसे इस बात का फर्क तो रह गई। इसको कहते हैं हम कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। बेटा आवाज अभी आ रही है, वो एक बार बीच में मैंने माइक बंद कर दिया था 1 मिनट के लिए, कोई फोन आ गया था। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से इसको समझें। हाँ, अब आपका दूसरा कंपोजिशन ऑफ ट्रेड था, व्यापार के पक्ष, मतलब व्यापार में क्या क्या शामिल होता है, आपने कितने रुपए का व्यापार किया, ये तो परिमाण हो गया। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हो गई, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड हो गई, आपने कौन सी वस्तु तो निर्यात की, कौन सी आपने आयात की, ये बात है, ये आपकी कंपोजिशन होता है।
और तीसरा होता है व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, व्यापार की दिशा ये क्या होती है? तो जैसे हम एक बात देखें, ये देख लेते हैं। पहले भारत लौह अयस्क जापान को निर्यात करता था। अब भारत में ही इस्पात कारखाने लग गए। इस्पात कारखाने लग गए, अतः अब भारत में ही इस्पात कारखाने लग गए, अतः भारत लौह अयस्क का निर्यात नहीं करता है। अब देखना आप क्या करेगा। अब भारत लौह अयस्क आयात करके लौह इस्पात भी बनाना चाहता है। बताओ, पहले तो भारत खुद लौह अयस्क जापान को बेचता था खान से निकाल के कि तुम इसका स्टील बना के हमें वापस दे दो। अब हमारे विशाखापट्टनम में हमने एक कारखाना लगाया, विजाग आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, विजाग लौह इस्पात कारखाना। उसका उद्देश्य ये विशाखापट्टनम में लगाने का कि दूसरे देशों से हम लौह अयस्क खरीदेंगे फिर इस्पात बनाएंगे। बताओ, अब ये बात बदल गई, दिशा बदल गई। अच्छा, ये बात क्लियर है? ओके, अगले पेज पे हम एक बात करेंगे और वो करेंगे व्यापार संतुलन की। व्यापार संतुलन सीधा सीधा बता दूं तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, आप एक बात देख लो, एक देश है चीन, एक देश है भारत। चीन ने भारत से माल मंगाया 1000 करोड़ का, ओके, और चीन ने भारत से मंगाया 1500 करोड़ का। अच्छा, ये व्यापार क्या हो गया? यह ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, ऐसे तो गलत हो जाएगी फिर। यह व्यापार संतुलन भारत के लिए क्या होगा? ऋणात्मक व चीन के लिए धनात्मक होगा। चीन के लिए क्या होगा? धनात्मक होगा। बात समझ में? यह व्यापार संतुलन भारत के लिए ऋणात्मक और चीन के लिए धनात्मक होगा, क्योंकि चीन ने भारत को भेज दिया 1500 करोड़ का, तो चीन को तो 1500 करोड़ मिला, और भारत से खरीदा 1000 करोड़ का, तो 500 करोड़ तो भारत वाले रुपए चीन के पास बच गए, और भारत के 500 करोड़ घर से लग गए, तो भारत घाटे में चला गया। हाँ, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? दो देशों के मध्य होने वाले आयात निर्यात के लेखा जोखा को व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन कहते हैं। सही बात है। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। जब किसी देश का आयात मूल्य
आयात मूल्य, आयात मतलब दूसरे देश से हमने मंगाया, आयात मूल्य की अपेक्षा निर्यात मूल्य अधिक हो, निर्यात मूल्य अधिक हो। अच्छा, अब आप देखो तो क्या हुआ, मतलब इसका आयात मूल्य की अपेक्षा इससे निर्यात मूल्य अधिक हो, ये अधिक हो, तो क्या होगा, तो व्यापार संतुलन धनात्मक होगा, व्यापार संतुलन धनात्मक होगा। ठीक बात है। एक एग्जांपल बता दूं, भारत का यूएसए के साथ व्यापार संतुलन धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अरे होगा नहीं, है, अभी तो है ही, कल का क्या पता चलता है। ओके, अभी एक बात और बताता हूं, जब किसी देश का निर्यात मूल्य, हम निर्यात मूल्य की बात करेंगे, निर्यात मूल्य की अपेक्षा आयात मूल्य अधिक हो, आयात मूल्य अधिक हो तो उससे ऋणात्मक व्यापार कहेंगे। कुछ भी नहीं है, फालतू में ही लिख रहा हूं मैं, ऋणात्मक व्यापार कहेंगे। आपको पता ही है भारत का किसके साथ व्यापार ऋणात्मक, भारत का चीन के साथ व्यापार संतुलन ऋणात्मक है, भारत का चीन के साथ व्यापार संतुलन ऋणात्मक है। ठीक है जी, बात ये भी पूरी हो गई। हां, अब हम बात करेंगे व्यापार के प्रकार की। व्यापार कितने प्रकार का होता है? व्यापार 2 प्रकार का होता है, आप देखोगे पता चल जाएगा। एक होता है द्विपार्श्विक व्यापार, द्विपार्श्विक व्यापार, और एक आपका होता है बहुपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार का मतलब क्या होता है? ये 2 देशों के मध्य होता है, 2 देशों के मध्य होता है। इसका मतलब ये बेटा, आप ये एक ए देश और ये आपका बी देश, इसके पास जो ज्यादा होता है ये इसको बेच देता है, इसको जो चाहिए होता है वो इससे खरीद लेता है, बस, और किसी से कोई मतलब नहीं। ये आपका होता है कौन सा व्यापार? द्विपार्श्विक व्यापार। एक होता है बहुपार्श्विक व्यापार। इसमें क्या होता है? इसमें एक देश विभिन्न देशों के साथ व्यापार करता है। एक देश विभिन्न देशों के साथ व्यापार करता है। जैसे ये आपका ए देश है, ये बी से भी व्यापार करता है, ये सी से भी व्यापार करता है, ये डी देश से भी व्यापार करता है, ये ई देश से भी व्यापार करता है, ये कोई एफ देश है उससे भी वस्तु मंगाता है, ये कोई जी देश है इससे भी कोई वस्तु मंगाता है। तो ये आपका बहुपार्श्विक व्यापार है।
समझ में आई बात? बहुत इजी वे में, बहुत आराम से बात है, कोई समस्यात्मक है नहीं, मुझे नहीं लगता कोई बात आपको समस्या लगेगी। अच्छा, इसके बाद एक वर्ड होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN। MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, फेवर, FA क्या आएगी रे, FA फेवर, FAVOUR, हाँ FAVOURED, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन है, MFN। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप थोड़ा हिंदी में लिखें तो ऐसे देखें, प्रत्येक देश कुछ देशों को व्यापारिक दृष्टि से अपने लिए सर्वाधिक अनुकूल मानता है, सर्वाधिक अनुकूल मानता है, जिन्हें MFN कहते हैं, कहते हैं, ये वाली बात है। अच्छा, एक व्यापार और भी मेरे बात याद आ गई व्यापार में, तो हम वो भी कर लेते हैं, दास व्यापार। दास व्यापार क्या था? दास व्यापार क्या था? आपको पता होगा, अमेरिका, ब्रिटेन, आपके डेनमार्क, USA, UK, ये सब एक फिक्स टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को खरीदते थे। किसके लिए? बागवानी कृषि में काम करने के लिए। मतलब मजदूरों को बोली लगा के खरीद लिया जाता था। एक ऐसी ही नीलामी जो हुई थी वो आपकी हुई थी 18 मई 1829। हमारी NCERT में एक ऐड दी हुई है, विज्ञापन दिया हुआ है, उसमें दिया गया है कि अमेरिकन दास नीलामी, जो भी मतलब अपने आप को बेचना चाहता है वो इस नीलामी में शामिल हो। और हम बात करें तो उस समय मतलब अंग्रेज लोग धक्के से पकड़ के भी नीलाम करके उनके घर वालों को पैसे देके भी कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाते थे। ऐसा भी हुआ है दास व्यापारी। इसमें श्रमिकों को एक अनुबंध के तहत एक रकम अदा करके ले जाया जाता था। यह व्यापार बहुत वर्षों तक लाभदायक रहा। मतलब कंपनियां बोली लगाती थी कि आप बेचो अपने लोगों को, और उनसे खरीद के यहां से और उनको अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्पेन में, वहां आपको बेच दिया जाता था वहां। ये वाली बात थी। अच्छा, ये भी काम की बात। दास व्यापार पर प्रतिबंध कब लगा? तो दास व्यापार पे सबसे पहले प्रतिबंध 1792 में डेनमार्क ने लगाया था। 1792 में डेनमार्क, और फिर आप 1807 में यूके, 1807 में यूके, और यदि हम बात करें यूएसए में तो 1808 में यूएसए ने प्रतिबंध लगा दिया। बाद में कहा गया नहीं भी। अभी आपको पता होगा मॉरिशस एक देश है मेडागास्कर के पास, हिंदू राष्ट्र है,
50% जनसंख्या हिंदुओं की है। वो सब लोग भारत के उत्तर प्रदेश बिहार से एज ए मजदूर, एज ए लेबर वहां गए हुए दास व्यापार के दौरान। और जब अंग्रेजों ने मॉरिशस को स्वतंत्र किया तो वो वहां रह गए, वो वापिस कहां थे, और वहां रह गए तो वो उस देश के मूल निवासी हो गए। अभी उनका ही स्वामित्व है उस देश पे। ये आपकी कुछ चुनिंदा बातें हैं। अच्छा, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे विश्व के प्रमुख प्रादेशिक व्यापारिक संगठनों की बात करेंगे। हाँ, हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख प्रादेशिक संगठनों की। संगठन की बात करेंगे। अच्छा, विश्व के प्रमुख प्रादेशिक संगठन, हम शुरुआत करते हैं, कहां से शुरू करें बताओ? साप्टा से कर देते हैं। साप्टा, SAFTA। अच्छा, इन संगठनों की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब भारत ये चाह रहा है कि हम इस देश से सामान नहीं खरीदें, तो उस देश के माल पे टैक्स लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि उस देश का माल अपने देश में नहीं आ सकता। ऐसे प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद ऐसे व्यापारिक संगठन बनने शुरू हुए कि नहीं भाई, ये प्रतिबंध मत लगाओ, हम सब लोग मिलके 8 देश, 10 देश, 15 देश, 5 देश एक दूसरे पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, एक दूसरे से खुला व्यापार करेंगे। ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संगठन बने। साप्टा की बात करें तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका मतलब यही होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन ये क्या था? ये दक्षिणी एशिया के देशों के मध्य मुक्त व्यापार का संगठन है। अभी तो सब देश ये तक कहने लग गए कि कोई डॉलर में व्यापार नहीं करेगा, सब अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करो। ये आपका सार्क की जगह ही बना है। इसकी स्थापना 2004 में हुई है ना, ये सार्क की जगह ही लिया है। क्रियान्वयन इसने किया 1 जनवरी 2006 से। क्रियान्वयन 1 जनवरी 2006 से। ये आपकी बात है। इसके सदस्य देश कितने? सदस्य देश 8। अब आप समझ जाओ, जहां पे भी साफ्टा अफ शब्द जहां पे भी लगा जाए, इसका मतलब ये कि फ्री ट्रेड, फ्री, एक दूसरे के ऊपर टैक्स मत लगाओ, फ्री ट्रेड को बढ़ावा दो, ये बात है। अब आपको बताओ नहीं, वही 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सार्क में सबसे बाद में शामिल होने वाला देश होता है, सार्क में, आपको याद रहना है। और कौन हो गए? 5 नंबर नेपाल, 6 नंबर भूटान, 7 नंबर श्रीलंका और 8 नंबर मालदीव। ये 8 आपके इसके देश हैं। अच्छा, एक बात और लिखें, सार्क को क्या बोलेंगे? SARC, सार्क। वह साफ्टा का मुख्यालय, दोनों का मुख्यालय कहां है? अरे मुख्यालय एक ही है, काठमांडू में एक ही मुख्यालय है। और मुख्यालय कहां से आएगा? अच्छा, एक बात और भी याद रखनी, ये सभी सार्क के सदस्य भी हैं, ये सभी सार्क के सदस्य भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य व्यापार को टैक्स फ्री करना। मतलब जो सदस्य देश हैं, ये 8 देश एक दूसरे से जो व्यापार करेंगे वो फ्री ऑफ टैक्स करेंगे। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बस ये हमारे थोड़े बहुत काम के हैं, ज्यादा तो नहीं है। पॉलिटिकल में ज्यादा आते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे भी आ सकते हैं। एक हमारा संगठन होता है आसियान, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट भाई, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है बताओ बेटा। सर इसमें क्या पूछा जाएगा? अरे कुछ नहीं पूछा जाएगा। साप्टा का मुख्यालय कहाँ है, ऐसा कोई सवाल पूछ लेंगे। साप्टा गठन में से कौन सा सदस्य देश नहीं है, ये सवाल पूछ लेंगे। कोई भी संगठन दे दिया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसा सवाल पूछ लेंगे। हाँ, एक बार दोबारा देखें, ये सब क्या होते हैं? ये जैसे हमारा भारत है, ये वाला, इसके बाद आपके ये सब देश होते हैं। आप देखोगे तो ये वाले देश, म्यांमार से शुरू हो जाओ, ये सब देश क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं। और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का संगठन है आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना। दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन। अच्छा जी, इसका मुख्यालय कहां है भाई? ज्यादातर तो ऐसे सवाल बनते हैं। तो इसका मुख्यालय जकार्ता में। अच्छा, जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1967 में, स्थापना 1967 में हुई। इसके सदस्य देश कितने? सदस्य देश 10। शुरू हो जाओ, यहां से शुरू हो जाओ, भारत के इधर से ही। पहला म्यांमार। अच्छा, आपके पास एटलस है तो अपनी एटलस को खोल के रखें। खोलो, आप अपनी एटलस में एशिया का मैप निकालो। जब तक आप अपनी एटलस में देखोगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। देखो, म्यांमार, म्यांमार से आगे थाईलैंड। अपनी एटलस में लिखो, थाईलैंड के बाद तीसरा देश कौन है? थाईलैंड के बाद लाओस, लाओस। चौथा वियतनाम, वियतनाम। चौथा वियतनाम। पांचवा मलेशिया। छठा इंडोनेशिया। सातवां फिलीपींस। आप अपनी एटलस में देख लो, फिलीपींस, बार बार देखोगे तब चल जाएगा। फिलीपींस। अब उसके बाद देखो और क्या बच गया? सिंगापुर। कल हमने बंदरगाह भी पढ़ी थी, सिंगापुर। अच्छा, 9 नंबर कौन सा देश बच गया? आप देखोगे तो एक बुरनेई, बुरनेई मिलेगा, बुरनेई, ये रहा, ये लिखा हुआ बुरनेई। और एक और देखो कौन बच गया? कौन बच गया भाई? म्यांमार, थाईलैंड। अच्छा, एक बच गया कंबोडिया, कंबोडिया। ये 10 आपके इसके देश हैं। एक बात और याद रखेंगे, इसमें एक और देश बच गए हैं, पूर्वी तिमोर, तिमोर लिस्टे, जिसकी राजधानी दिल्ली है। ये आपके एशिया का देश तो है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है, लेकिन ये आसियान का सदस्य देश नहीं है, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप बताओ इसका उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है व्यापार को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना पहला उद्देश्य। प्रादेशिक स्थायित्व, प्रादेशिक स्थायित्व मतलब ये देश आपस में लड़े नहीं, ये देश आपस में किसी बात पे कोई गड़बड़ है तो फिर उसको सुलझाएंगे, है ना। सांस्कृतिक विकास पर जोर, सांस्कृतिक विकास पर जोर, क्योंकि इनका सबकी संस्कृति लगभग समानता रखती है। अच्छा, आपको एक बात और भी ध्यान रख लेनी चाहिए, इन देशों में क्या उत्पन्न होता है? इन देशों में कभी कभी काम की बात आ जाती है, नारियल, आपको पता है नारियल, रबड़, तंबाकू, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का उत्पादन भी होता है, व्यापार तो हो गई पेट्रोलियम, कॉफी का व्यापार होता है, इन चीजों का ज्यादा व्यापार होता है। ये आसियान था, हमने देखा। इतनी बात समझ में आई आपको? और बताओ कौन सा संगठन पढ़ें? हमारे एनसीईआरटी की बुक में जितने लिखे हैं उतने तो पढ़ने ही चाहिए। ईयू, ईयू यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन बहुत प्रसिद्ध यूनियन है ईयू। अच्छा, आपको पता होना चाहिए स्थापना कब की गई इसकी? स्थापना की गई 1957 में, स्थापना की गई 1957 में, और उस 57 में इसका नाम ईईसी था। ईईसी का मतलब था यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल था। बाद में 1992 में ईयू नाम दिया। अच्छा, यूरोपियन यूनियन नाम जो वो 1992 में दिया। इसका एक काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ईयू का उद्देश्य एक तो ये चाहते हैं कि जो भी देश हो उनकी मुद्रा एक हो। ईयू की एक अलग मुद्रा बना दी इन्होंने, सदस्य देशों में एकल मुद्रा, सदस्य देशों में एकल मुद्रा, मतलब सारे सदस्य देश एक मुद्रा में व्यापार करें, एकल मुद्रा। व एकल बाजार, व एकल बाजार, एकल बाजार स्थापित करना, एकल बाजार स्थापित करना, सदस्य देशों में एकल मुद्रा व एकल बाजार स्थापित करना। मतलब एक पूरे सारे देशों का एक ही बाजार हो, मतलब एक बाजार की तरह, ऐसा नहीं हो दूसरा देश आ गया तो फिर टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके मुख्यालय कहां है? मुख्यालय, मुख्यालय है बुरसेल्स में। बुरसेल्स, बुरसेल्स आपका बेल्जियम की कैपिटल है। और बेल्जियम की आपको पता हो
तो यहां डच लोग और फ्रेंच लोग ज्यादा रहते हैं। और यहां एक तीसरी प्रकार की गवर्नमेंट पाई जाती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। पूरे विश्व का सबसे शांतिपूर्वक देश है ये, इसलिए इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। आपके 10th क्लास में एक चैप्टर भी आता है पावर शेयरिंग, उसमें एग्जाम्पल होता है आपका एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। श्रीलंका में जो था वो सिंहल लोगों की मेजोरिटी थी, उन्होंने सारी पावर सिंहल ने अपने पास ले ली, तो वहां गृह युद्ध हुआ। और बेल्जियम में क्या किया था, डचों की अलग स्टेट बना दिया, फ्रेंच का अलग स्टेट बना दिया, ब्रुसेल्स में लोग अलग थे, उनकी अलग सरकार बना दी, तीसरी एक और गवर्नमेंट बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और वहां बहुत सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। ये आपने 10th क्लास में एक चैप्टर भी पढ़ा होगा। हाँ, वर्तमान सदस्य देश, वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 27। अच्छा, पहले 28 थे। आपको पता होना चाहिए 31 जनवरी 2020 को, 31 जनवरी 2020 को, 31 जनवरी 2020 को कौन अलग हो गया? ब्रिटेन। ब्रिटेन अलग हो गया, ब्रिटेन अलग हो गया, ब्रिटेन अलग हो गया। हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है क्यों अलग हो गया, क्या हुआ, ये पॉलिटिकल साइंस का विषय है, हमारा विषय ही नहीं है। और इसको ब्रिटेन का बाहर जाना कहेंगे हम, कि ब्रिटेन अलग हो गया बस। अब इसके सदस्य देशों की बात करें तो हमें नाम याद करने भी नहीं इतने। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यूनान, नीदरलैंड, आयरलैंड, ये सब देश इसके सदस्य देश हैं। ईयू समझना भी क्या है, हमें तो बस थोड़ा बहुत कोई याद कर लेना है। ये हमारे टॉपिक ही नहीं बेटा, ये पॉलिटिकल साइंस का विषय होता है। हम तो थोड़ा बहुत जैसे ऐसे चलते चलते भी, व्यापार से संबंधित बात थी तो हमें WTO पढ़ना है बस, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। बाकी हमें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हमारी किताब में एक तरफ दे रखा है कि ये संगठन के मुख्यालय कहाँ है, एनसीईआरटी में, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत हमें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कभी कोई क्वेश्चन आ जाए और थोड़ा बहुत लिखा हो तो हम उसको ज़्यादा आसानी से पढ़ पाते हैं। जैसे एक संगठन है आपका LAIA, LAIA, इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन, एसोसिएशन। ओके, आप देखेंगे ये आपका एक साउथ अमेरिका महाद्वीप है और ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए, इस मैक्सिको से नीचे वाले देश दक्षिण अमेरिका, और इधर जो आपका पश्चिमी द्वीप समूह होता है वेस्ट इंडीज, इन सब को लैटिन अमेरिका कहते हैं। और इनका एक संगठन है LAIA, LAIA। ओके, स्थापना कब हुई इसकी? 1960 में, स्थापना 1960 में हुई। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय आपके उरुग्वे की राजधानी है, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो,
थोड़ा सा अजीब नाम है, उरुग्वे की कैपिटल है। थोड़ा सा याद रह जाए तो ऑप्शन आता ही कोई दिक्कत नहीं रहती। मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य तो सबका एक ही है, सबका एक ही रहता है, सदस्य देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना। ठीक बात है, व्यापार को बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी। अच्छा, देश कितने, 13 सदस्य हैं इसके। जब हम 13 का नाम लिखें तो चलो लिख भी देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। नंबर 1 ब्राजील, ब्राजील बड़ा देश है, ब्राजील। उरुग्वे, उरुग्वे, पराग्वे, उरुग्वे, पराग्वे। फिर आप देखोगे तो वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला भी तो दक्षिण अमेरिका का देश है। वेनेजुएला के बाद आप जाओगे तो बोलीविया, पेरू, बोलीविया, बोलीविया, पेरू, चिली, पेरू, चिली। एक आपकी अर्जेंटीना बड़ा देश है, दूसरा बड़ा देश अर्जेंटीना। और बताओ, इक्वेडोर, इक्वेडोर। अभी आपको ऊपर वाले मैंने जानबूझ के छोड़ रखे, इक्वेडोर। और देखो ये ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे, वेनेजुएला, बोलीविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और इक्वेडोर, ये दक्षिण अमेरिका के देश हो गए। अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा एक देश है मैक्सिको, मैक्सिको, ये रहा मैक्सिको, ये भी इसी में शामिल है। मैक्सिको, मैक्सिको इसी में शामिल है, काम की बात है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है लेकिन इसमें शामिल है। एक आपका क्यूबा, क्यूबा वेस्ट इंडीज वाला देश है, क्यूबा। एक आपको पता चलेगा पैनामा, पैनामा, पैनामा भी एक देश है। पैनामा नहर जहां बनी हुई है। एक और बच गया अभी, ऊपर वाले में तो ये 3 ही, मैक्सिको, क्यूबा, पैनामा, ये तो मुझे ध्यान है। दक्षिण अमेरिका में वाले में और देखो, ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे, वेनेजुएला, बोलीविया, कोलंबिया। एक बार 8+ में देखते हैं भी, 1 मिनट, 1 सेकंड देखते हैं। साथ नाम आ जाए तब अलग बात होती है, खुद को बताना थोड़ा सा अलग बात हो जाती है। हाँ ये रह गया ना, कोलंबिया बच गया, कोलंबिया, कोलंबिया। इसीलिए हम इधर 8+ रखते हैं, कभी कभी कोई बात पे हमें डाउट लगे तो हम चेक भी कर सकते हैं। हाँ ये आपकी बात है। LAIA, उसके बाद आप आ जाओ नाफ्टा, NAFTA, ये आपका नाफ्टा है। नाफ्टा में आप देखो क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये बात तो मैं बार बार बता रहा हूं, एफ आते ही फ्री ट्रेड लग जाएगा। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, स्थापना 1994 में हुई थी, स्थापना 1994 में। नॉर्थ अमेरिका में तो आपको पता ही देश ही 3 है, तो सदस्य देश भी कितने होंगे? महाद्वीप में तो 3 नहीं है भाई, महाद्वीप में तो वेस्ट इंडीज जो है, वेस्ट इंडीज वाले देश, मध्य अमेरिका वाले देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आएंगे। सबसे कम देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन इधर मेनली देश 3 ही, कनाडा, USA और मैक्सिको। मैक्सिको, ये आपके 3 देश हैं। अब इनमें क्या, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड लागू करना, मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार को लागू करना, ये सब किताबी बात है,
यूएसए कह रहा है कि हम मैक्सिको के बीच में दीवार खींचेंगे, ये इधर कह रहा है कि फ्री ट्रेड चलेगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक आपका ओपेक भी होता है, ये बहुत सालों से इसमें सवाल आते रहे हैं। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ये काम की बात हो सकती है आपके लिए कि कौन से देश जो है वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों की संगठन में 1960 में इसका गठन हुआ था। हम बहुत छोटे थे तब से इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसका मुख्यालय जो है वो वियना में है, वियना। ये सवाल मेरे हिसाब से काम का बन सकता है, मुख्यालय वियना। और वियना जो है वो यूरोप महाद्वीप में ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया। उस ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और बगदाद में एक सम्मेलन हुआ था 1960 में, उसमें इसका आपको पता हो तो वो लिया गया था, डिसीजन लिया गया था। और इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश हैं 14, पहले होते थे 13। हो सकता है हमारी एनसीईआरटी में भी 13 लिखा हो, लेकिन 14 है, नहीं भाई 13 है, पहले 14 थे। हाँ सही बात, सही बात, गलत बोल दिया मैंने। अभी कितने? 13। 14वां देश कतर था, कतर था, जो क्या हो गया? अलग हो गया। 2018 में अलग हो गया, 2018 में हट गया। हाँ मैंने उल्टा बता दिया था पहले, 2018 में हट गया, 14 नहीं है, 13 ही है। 2018 में आपका कतर जो था वो अलग हो गया। अब इनके मुझे नहीं लगता कोई देश के नाम बताने की आवश्यकता आपको है। यदि आपको लगे सर जरूरत है तो मैं आपको बता भी दूंगा। इसके 13 देश, ये मुख्यालय वाली बात ज्यादा काम की होती है, आप कोई विशेष नहीं है। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? खनिज तेल की नीतियां बनाना, कीमतों को स्थिर रखना, ये सब काम होगा। और बताओ, और 2 संगठन और कर लेते हैं। एक कर देते अंकटाड, UNCTAD, इसको ऐसे अंकटाड भी कह देते हैं, अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड व WTO। अच्छा, एक बात तो इन दोनों की आप ये सुन लें कि ये दोनों प्रादेशिक संगठन नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इनमें सारे विश्व के देश शामिल है, किसी प्रदेश की बात नहीं है। पहली बात, ये दोनों प्रादेशिक संगठन नहीं है, प्रादेशिक संगठन नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। बिल्कुल सही बात है। इनका उद्देश्य क्या होगा? अच्छा आप बताओ, अंतरराष्ट्रीय संगठन है तो उद्देश्य क्या होगा? पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नीतियां बनाना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। कोई 2 देशों के मध्य कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको सुलझाना, और विश्व के देशों और यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बीच समन्वय स्थापित करना। और आपको पता है बहुत सारे वर्ल्ड बैंक जैसी हमारी संस्थाएं होती हैं, उनसे ऋण दिलाने का काम भी अंकटाड जैसी संस्थाएं और आपके WTO करते हैं। हाँ, उद्देश्य ये दोनों संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं,
व्यापारिक मतभेदों को सुलझाते हैं। दो देशों के बीच में कोई मतभेद हो गए तो उनका निपटारा करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नीतियों का निर्धारण करते हैं। नीतियों का निर्धारण करना ये भी इनका एक काम है, बिल्कुल एक काम है। और यूएनओ के साथ समन्वय बनाए रखना व ऋण दिलाना। मान लो कोई देश आपका कम डेवलप है तो उस देश को ये ऋण वगैरह भी दिलाते हैं। ये दोनों के मिले जुले काम थे। अब हम अंकटाड की बात करेंगे। UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन का संगठन है, तभी तो पूरे विश्व को यूनाइटेड नेशंस के साथ क्या करेगा, समन्वय बना के रखेगा। इसकी स्थापना कब हुई? अरे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस TND, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूएन से तो यूएन बनता ही है। 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा आपको पता होगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड यूरोप का खेल मैदान कहलाता है जहां बर्फ पड़ती रहती है। हाँ, इसका पर्टिकुलर उद्देश्य क्या? अकेले का उद्देश्य है अल्प विकसित देशों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ये कह रहा है जो अल्प विकसित देश है उनको भी आगे बढ़ाना, उनको भी आगे लाना, ये इसका मूल काम है। अच्छा, WTO का क्या काम है? WTO का आप बताओगे? WTO का क्या काम है? अच्छा, WTO जो था वो किससे बना ये भी बता दो। अंकटाड। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। आजकल जब इसकी स्थापना की बात आती है तो हम बताते हैं कि 15 अप्रैल 1994 को बना। स्थापना 15 अप्रैल 1994 को। 15 अप्रैल 1994 को। हाँ, 15 अप्रैल 1994 को GATT 1948 में बना था, का स्थान लिया। मतलब गैट के स्थान पे ही अभी ये क्या बन गया? गैट के स्थान पे ही आपका WTO बन गया। अच्छा, एक बात और, WTO ने 1 जनवरी 1995 से
कार्य करना प्रारंभ किया। ये आपके ऑप्शन में हमेशा यही मिलेगा। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। ये काम की बात है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। अच्छा, इसके सदस्य कितने? 164। और 164वां कौन था? अफगानिस्तान। और ये बना कब था अफगानिस्तान, बताओगे? डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जुलाई 2016 में बना था। जुलाई 2016 में। ये हमारे विषय नहीं रहता भी। और बताओ। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और क्या हो सकता है? व्यापारिक मतभेदों को सुलझाना। आप लिख लेना इनको देख देख के, तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। और क्या करेगा? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण दिलाना। मतलब कोई देश डेवलपमेंट के लिए उसको लोन चाहिए, तो उसको लोन भी दिला देते हैं। अच्छा, अभी डब्ल्यूटीओ के निदेशक कौन है? ये चेंज हो जाए तो अपना अपडेट कर लेना। नगोजी इवेला है। नेगोजी, ऐसे इसका पूरा नाम है नगोजी आकांगजो। हाँ, आकोंगजो इवेला। और ये आपको पता हो तो नाइजीरिया की महिला है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स्ट है। नाइजीरिया की महिला है, बहुत प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स्ट है। हाँ, एक काम मैंने वैसे तो बोल के तो बता दिया था, लेकिन आपको फिर से बता देता हूं। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के समय पहली बार टैक्स व व्यापारिक प्रतिबंध लगाने शुरू हुए। पहली बार आपके इस समय जाके ये बताया गया कि भी कौन सा देश हमारे साथ व्यापार नहीं कर पाएगा, ऐसी सब कंडीशंस लगानी शुरू हो गई यहां आके। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ओके, और कोई बात? अच्छा, हमारे कुछ और व्यवसाय बच गए तृतीय के बाद। कुछ मुद्दे हमारे तृतीय चतुर्थक व्यवसाय से संबंधित बच गए। एक तो हमारा कल भी हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वो लाइट चली गई थी। साइबर स्पेस इंटरनेट, सबको पता है। आजकल बच्चे को बाकी चीज पता हो उन्हें पता हो, इस बात का जरूर पता है ना। साइबर स्पेस, साइबर क्राइम, ये सब बात चलती रहती है ना। इसका मतलब क्या है? ये आपकी विद्युत अंकीय दुनिया है। विद्युत अंकीय दुनिया आपके डाटा की है। आपने नाम लिखा, जो भी आपका कोड बन गया, उस कोड से आपको लोग जान रहे हैं। आपके पास उसी नंबर से मैसेज आ रहे हैं, आपकी फोन के द्वारा बात हो रही है ना। यह
WWW व इंटरनेट द्वारा आवृत सिस्टम है। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तो क्या बताना है बताओ। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? आपने मैसेज भेजा, बिना फिजिकली एक दूसरे के पास जाए आपकी बात हो रही है, फोटो दिख रही है, ये साइबर स्पेस इंटरनेट है। और क्या है? सब स्पेस अंतरिक्ष के द्वारा आपके पास आ रहा है जा रहा है, ये साइबर स्पेस इंटरनेट है। और क्या बताना है बताओ आप। एक आपको चिकित्सा पर्यटन की बात भी आपको पता होनी चाहिए। हाँ, तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। अमेरिका में कोई बीमारी का इलाज करने का 10 लाख रुपए खर्चा आता है, वही बीमारी इंडिया में उससे अच्छी सुविधाओं के साथ 1 लाख रुपए में ठीक हो जाती है। तो आपको पता हो बहुत सारे रोगी उपचार के लिए भारत आते हैं, उनको मतलब क्या कहते हैं? चिकित्सा पर्यटक कहते हैं। बहुत से रोगी उपचार के लिए दूसरे देश जाते हैं, जिसे चिकित्सा पर्यटक कहते हैं, जिसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। मैंने डाटा खोज करने की कोशिश की, लेकिन इसके डाटा मिले नहीं। एक डाटा जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा वही लिख लेते हैं। सन 2005 में 55,000 रोगी भारत 55,000 रोगी अकेले यूएसए से भारत आए। सोचो, अकेले यूएसए से उपचार के लिए भारत आए, तो ये तो बहुत बड़ा खेल है। इसका डाटा शायद पूछा भी नहीं जाना चाहिए एग्जाम में, फिर भी यदि ऐसा कोई मिला तो मैं आपको आगे की बातों में ये आपको बता दूंगा। हाँ, इसके बाद आपका एक भारत नेट, ये सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा भारत नेट क्या है। भारत नेट आपको भी पता हो गए तो ये भारत सरकार की एक योजना है, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन से जोड़ते हुए फास्ट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवानी है। आजकल सब जगह आ गए फाइबर, शहरों में तो आई गए, ये सब गांवों में भी पहुंच जाएंगे। तो आपको याद रखना है भारत नेट क्या है? भारत सरकार की योजना, भारत सरकार की योजना जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन से जोड़ते हुए, ऑप्टिकल फाइबर लाइन से जोड़ते हुए तीव्र इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाना है। सवाल पूछा जाएगा सीधा सीधा, भारत नेट क्या है आपको बताना पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, एक और भी होता है, आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा, अंकीय विभाजन क्या है। आप सोचोगे सर ये तो अंकों का अंतर है। किसके अंकों का अंतर? मोबाइल नंबर का अंतर, ये वाली बात है अंकीय विभाजन। विकसित देशों एवं पिछड़े देशों के मध्य सूचना प्रौद्योगिकी
सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के अंतर को अंकीय विभाजन कहते हैं। अंकीय विभाजन कहते हैं। ये आपकी बात है। बात समझ में आई आपको? आपको पता रहना चाहिए कि कोई देश है उसमें इंटरनेट का ज्यादा विकास हो गया, किसी में कम हुआ, तो उसी का नाम है अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन। अब हमारी एक बात है बाह्य स्त्रोतन। बाह्य स्त्रोतन, इसी का एक नाम होता है ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग, ऑफशोरिंग। इसी को आप अपतरण भी कह देते हो, अपतरण। ये सब नाम एनसीईआरटी में लिखे होते हैं, अपतरण। तो अब ये याद करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी से सवाल उठना है। कोई बात नहीं। यूएसए है, यूएसए की एक कंपनी को कॉल सेंटर की जरूरत है, कॉल सेंटर की। तो आप समझिए, यहां यदि ये कंपनी यूएसए में कॉल सेंटर लगाए तो इसको खर्चा ज्यादा आता है। ये कहां लगा देगी? भारत में। भारत में, भारत में यूएसए की कंपनी का कॉल सेंटर स्थापित करना। देखो, लागत घटाने के लिए समुद्र पार किसी कंपनी को ठेका देना, ठेका देना, बाह्य स्त्रोतन है। आप बात को समझ गए, बस इतनी बात है। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि इसमें हो क्या क्या सकता है। अब ऐसा तो यानी कार संवारने की, कार को ठीक करने का कारखाना जो लगाना है वो अमेरिका का भारत में लगा दो ना। जो फोन पे जो भी काम होंगे, वो इंटरनेट से जो भी काम होंगे, वो सब यहां स्थापित हो सकते हैं। ये आपके लिए कुछ चुनिंदा बात थी। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। आपको पता होगा द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय हमारे कंप्लीट हो गए। द्वितीयक विनिर्माण उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक भी तो हमने पढ़ लिए थे। चतुर्थक पंचम हमने पढ़ी दिए पहले। तो अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या से संबंधित टॉपिक। जनसंख्या के आपको 2 टॉपिक मैं पहले डलवा देता हूं जो डाटा से संबंधित है, आप उनको एक बार पढ़ लो, फिर उसके आगे की बातें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।